और भारतीय सिनेमा, इन दोनों के उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 1898 को मानते हैं हम विश्व सिनेमा की शुरुआत, और भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 से कह सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र जब बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। तो लिटरेचर की एंट्री फिल्मों में कैसे हो, पहले तो ये देख लें हम कि फिल्म सिनेमा जो है वो एक, सर ने शुरू में ही पहला वाक्य जो कहा वो अकाट्य सत्य है इस पूरे सेशन के बारे में और इस पूरे डिस्कोर्स में, कि सिनेमा एक अलग विधा है, लिटरेचर एक अलग विधा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सिनेमा एक कलेक्टिव आर्ट का नाम है, जहाँ पर लिटरेचर भी है, एक्टिंग भी है, कैमरा भी है, म्यूजिक भी है, तमाम चीज़ें हैं। लिटरेचर की एंट्री वर्ल्ड सिनेमा में कृतियों पर, साहित्यिक कृतियों पर होती है, और भारतीय सिनेमा में दो स्कोप्स बनते हैं इसके। एक तो इस तरीके से कि कहानियों पर फिल्में बने, और दूसरे लिरिक्स जो लिखे जाते थे, जो पोएट्स को जितना मौका, शायरों को जितना मौका हमारे भारतीय फिल्मों ने दिया, उतने विश्व के किसी और देश के फिल्मों ने नहीं दिया है। तो ये दो एंट्री पॉइंट्स थी। तो मैं थोड़ा सा माजी की तरफ चलूंगा, पीछे की तरफ जाके बात करूंगा। 1913 मैंने बता ही दिया कि फिल्मों की शुरुआत थी, और आप में से कई लोग इसको पहले से जानते होंगे। जो 1920 आते आते तक एक होड़ सी मच गई थी साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने की, और इसमें सबसे आगे थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1920 से 30 के बीच उनकी लगभग 4 साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनी, जिसमें विचारक, नौका डूबी और भी 2 अन्य फिल्में बनी थी। इतना ज़्यादा उनको पसंद आती थी अपने कहानियों पर, अपने साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनते देखना, कि अति उत्साह में, जो कि बंगाली क्राउड का एक बहुत बड़ा सिंबल भी ना, डोंट टेक इट अदरवाइज बट इट इज़ लाइक दैट। तो वो एक अफवाह उड़ी कि रविंद्रनाथ टैगोर नाट्य पूजा नाम की एक फिल्म खुद ही डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो एक सवाल जो कि ऑब्वियस था कि भाई उनको तो यहाँ पर ये सवाल, ये बात जो सर ने पहले ही सेंटेंस में कहा कि सिनेमा एक अलग विधा है, लिटरेचर अलग है, लेकिन इतना नोबेल प्राइज मिल चुका था उनको, इतने उत्साहित थे भारतीय, स्पेशली बंगाल के लोग, कि उनको लगा कि टैगोर तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिल्म भी बना ही देंगे। लेकिन टैगोर ने कहीं भी लिखित तौर पर या कहीं भी इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं की है कि उन्होंने नाट्य पूजा को डायरेक्ट किया था, और जब वो फिल्म बनी तो उसके एडेप्टेशन से वो खुश भी नहीं थे। तो ये बात रही एक इतिहास की। और उसके बाद देखिए कि कहाँ से मौका मिलता है कि हमारे यहाँ पत्र पत्रिकाओं का जो दौर बहुत दिनों से शुरू था, उसमें सिनेमा के लिए जगह नहीं थी। जब फाल्के फिल्म बना रहे थे, और पहली फिल्म आई थी उनकी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक साइलेंट मूवी थी, तो वहां पर पहली बार केसरी अखबार, जो कि बाल गंगाधर तिलक के संपादन में छपता था, उसमें एक लेख छपा राजा हरिश्चंद्र के ऊपर, और इस लेख को इतनी शिद्दत से लिखा गया था कि उसे भारत की पहली राष्ट्रवादी फिल्म कह दिया गया। शायद लिखने वाले ये भूल गया था कि राष्ट्रवादी या गैर राष्ट्रवादी से पहले वो भारत की पहली फिल्म ही थी, लेकिन उसको प्रेज मिला, इतना प्रेज मिला कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा फाल्के साहब से कि आप इस आर्ट को, सिनेमैटिक आर्ट को, क्यों नहीं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं वो रेखा खींचना चाहता हूँ, वो कनेक्शन देना चाहता हूँ कि सिनेमा और लिटरेचर कहाँ कहाँ कनेक्टेड हुआ और उसका क्या क्या असर पड़ा। तो उन्होंने मना कर दिया, फाल्के साहब इससे नहीं जुड़े, और नवयुग नाम की एक पत्रिका सर छपती थी उस समय, तो वहां पर उन्होंने लिखा कि फिल्में बनाना उन्होंने तो शुरू कर दिया। एक मजे की बात बताऊं मैं आपको कि 1910 में उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी थी फाल्के साहब ने, और लाइफ ऑफ क्राइस्ट में जीसस क्राइस्ट की जिंदगी को दिखाया गया था, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमारे भी देवी देवताओं को दिखाया जा सकता है, हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को दिखाया जा सकता है। तो इस जोश में वो लंदन चले गए, उन्होंने सेसिल हेपवर्थ से कैमरा एडिटिंग और बाकी चीज़ें सीखी, और यहाँ कर ये फिल्म बनाई। तो ये एक जुनून था, और सच में भारत में सिनेमा के अध्याय की शुरुआत, और शानदार शुरुआत हो चुकी थी, और इसलिए बहुत ज़्यादा कम फासला है वर्ल्ड सिनेमा और इंडियन सिनेमा के उम्र में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो ये चीज़ें चल रही थी, और मैं पत्रिकाओं की बात कर रहा था कि नवयुग में उन्होंने अपना दर्द लिखा कि मैं फिल्में बना रहा था, लेकिन मुझे बहुत सहयोग कहीं से नहीं मिला। अब लोगों ने इसका मजा लेकर पढ़ना शुरू किया। देखिए, पढ़ने की बात आ रही है, लिटरेचर जो अखबारों में परोसा जा रहा था, उसमें नवयुग में एक कॉलम था जो सिनेमा के लिए जाता था, लेकिन पहली थॉरली डिवोटेड मैगजीन फॉर फिल्म्स ये 1924 में आई गुजरात में, जिसका नाम था मौज मजा, और मौज मजा थॉरली फिल्मों के लिए थी। उसके बाद 6 साल लग गए, बंगाल से शैलजानंदन मुखर्जी ने एक मैगजीन निकालनी शुरू की, बायोस्कोप, वो भी थॉरली डेडिकेटेड मैगजीन थी फिल्मों के लिए। और सबसे लेट, हमेशा की तरह, हिंदी के लोग जागे,
और हिंदी में जो पहली पत्रिका फिल्मों के लिए डेडिकेटेड थी वो थी चित्रपट। ये 1936 से शुरू हुई है, 34 से, इसी के आसपास। फिल्मों में साहित्यकार जा रहे थे, प्रेमचंद जाकर लौट चुके थे, उपेंद्रनाथ अश्क थे, नरेंद्रनाथ मित्रा थे, ऐसे कई लोग थे, मन्नू भंडारी और ये सब तो बाद में, राजेंद्र यादव और ये सब बहुत लोग बाद में आए, लेकिन उसके पहले ये लोग लौट चुके थे। प्रेमचंद तो इतने व्यथित थे कि उन्होंने माधुरी के एक लेख में इतना तक लिख दिया था कि वो व्यसन है, वहां पर जाके कला नष्ट होती है, बहुत क्षुब्ध थे वो। बाद में जब फिल्म इंडिया एक बहुत मशहूर मैगजीन हुआ, जो बाद में मदर इंडिया शायद उसका नाम कर दिया गया, तो वहां पर गांधी जी ने खुले तौर पर कह दिया था कि ये जुआ और व्यसन जैसी ही गंदी चीज है फिल्म, इसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ से ये टसल शुरू हुआ भाषा के तौर पर भी, और जो चूंकि ज्यादातर लोग जो फिल्मों में आ रहे थे वो लाहौर के साइड से थे, पंजाब के साइड से थे, तो जो भाषा थी फिल्मों में वो उर्दू और पर्शियन, इस पर ज्यादा एम्फेसिस था, ये ज्यादा जोर था। लेकिन दो विद्वान उस दौर में हुए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं, एक उमेश जोशी थे और एक श्याम बाबू थे, उन दोनों ने कहा कि नहीं, जो भारतीय ये हिंदू माइथोलॉजी पर फिल्में बन रही हैं तो उसमें उर्दू अलाउड नहीं होगा। इस टाइप के झगड़े, छोटी छोटी चीजें, ये लिटरेचर और फिल्म का टसल लगातार चल ही रहा था और ये ऐसे ही बढ़ता रहा। सर ने अडेप्टेशन की बात कही, तो दो तीन चीजें हैं, शेक्सपियर को लेके भी बहुत अडेप्टेशंस हुए हैं, सबसे ज्यादा शायद हुए हैं, और उनकी रोमियो एंड जूलियट, और बाकी इमेजिनरी जाए तो अभी टॉम स्टॉपर्ड ने जो संवाद लिखा था शेक्सपियर इन लव, जो आई थी, जिसको कि बहुत सारे ऑस्कर्स भी मिले, जोसेफ फाइन्स और ग्वाइनेट पैल्ट्रो ने उसमें एक्टिंग की थी, बड़ी शानदार फिल्म थी। और वो एडेप्टेशन नहीं था, लेकिन शेक्सपियर था उसमें। शेक्सपियर की जिंदगी में जो चीजें घटित हुई थी उसको अपने इमेजिनेशन से जोड़ के एक सुंदर कहानी गढ़ी जाती है। इनफैक्ट यहाँ तक चले जाते हैं कि जो इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ऐसे डायलॉग्स कैसे बने, इसका भी एक इमेजिनरी खाका खींचा टॉम स्टॉपर्ड ने अपने संवादों में और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो ये शानदार तरीके से लिटरेचर और इसका अंतर संबंध चलता रहा है। थोड़ी और जानकारी सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं तो मैं आगे कहूँ। ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी ने जिंदगी में एक ही फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था रामराज्य, और वो 1940 के आसपास की फिल्म थी। और रामराज्य देखते हुए जब इंटरवल के आसपास पंचवटी का दृश्य आता है और उसमें सीता माता वहाँ हैं, और सीता माता का एक डायलॉग है जिसमें सीता माता बोलती हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है। उस समय तक टॉकीज आ चुकी थी और हमारा मूक सिनेमा टॉकीज बन चुका था, क्योंकि वो 1931 के आलम आरा से शुरू हुआ। तो ये बात महात्मा गांधी की चेतना और उनका अपना ईमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उनकी आराध्य देवी मजा भी ले सकती हैं। ये उनको नागवार गुजरा, और उसके बाद वो सिनेमा हॉल से उठकर चले गए थे। फिर उन्होंने सिनेमा के बारे में बहुत थोड़ा सा अलग तरह की बात कही थी कि सिनेमा लोगों को शराबी, पर स्त्रीगामी और व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी ये सब बनाता है। ये वही कारण है कि महात्मा गांधी का प्रभाव भारतीय मध्य वर्ग पर बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण से भारतीय मध्य वर्ग ने सिनेमा को कभी एक आर्ट के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, जो अब तक जारी है। हालांकि उनके पैरेलल पंडित नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो प्रोग्रेसिव थे और वो सिनेमा को बहुत एक अच्छी चीज़ मानते थे, जिन्होंने चेतन आनंद की फिल्म हकीकत को मदद भी की थी बनने में, जो चाइना वार पर बनाई गई थी। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि जितने साहित्यकार लोग सिनेमा में गए हिंदी के, वो लोग टिक नहीं पाए। वो टिक इसलिए नहीं पाए कि दो माध्यमों का फर्क था। अब देखिए साहित्यकारों में, लेकिन उर्दू के लोग उसमें टिक गए। उसमें गुलजार ने मुझे न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन में एक आउटलुक के लिए लंबा इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि केवल साहिर लुधियानवी ऐसे थे जिन्होंने सिचुएशनल गीत नहीं लिखे। उनके गीतों पर फिल्मों में सिचुएशन बनी और वो फिल्माए गए। ये साहिर लुधियानवी का कमाल था, और वो उस तरह से थे। और उर्दू के एक से एक बड़े साहित्यकारों ने सिनेमा को अपनाया और सिनेमा में गीत लिखे। और हिंदी में केवल शैलेंद्र ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा को मानते हुए भी सिनेमा के माध्यम के अनुसार गीत लिखे और वो बड़े सक्सेसफुल हुए। केवल शैलेंद्र का उदाहरण है, बाकी किसी का उस तरह से पॉपुलर होने का उदाहरण नहीं है। अब दूसरी चीजें हैं कि सिनेमा, जैसे टैगोर की आपने बात की, मुझे लगता है कि टैगोर से ज्यादा फिल्मों के लिए जो अनुकूल पाठ था वो था शरद चंद्र का, क्योंकि बिना इमोशनल मेलोड्रामा के आप इंडियन सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकते।
तो जैसे परिणीता, विराज बहू, देवदास पर बताया जाता है कि 16 बार फिल्में बनी या 26 बार बनी देवदास पर, जिसमें लेटेस्ट देव डी मानी जाती है अनुराग कश्यप की, और उससे पहले भी बनती रही हैं। तो बंगाल में परिणीता बनी, जैसे विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई और बड़े कास्ट की फिल्में बनाई। तो ये सब वहाँ से। फिर राजस्थान में विजयदान देथा एक ऐसे कहानीकार हुए जो राजस्थानी के हुए मूलतः, उनकी लगभग 24-25 कहानियों पर फिल्में बनी हैं जगह जगह। और एक तो दुविधा पर 2-2 बार मणिकौल जैसे लीजेंडरी फिल्म मेकर ने बनाई, और दूसरा अमोल पालेकर ने और शाहरुख खान ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी। उसके बाद उनकी कई कहानी, चरणदास चोर पर श्याम बेनेगल की फिल्म है। तो इस तरह से फिल्में आती रहीं। लेकिन साहित्य एक, बिल्कुल मैं फिर कहूँगा कि साहित्य एक अलग चीज़ है, सिनेमा एक विजुअल माध्यम अलग चीज़ है। डायरेक्टर अपने हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट को एडॉप्ट करता है, माने उसका अनुकरण नहीं करता है। मतलब जैसा है लिखा हुआ वही नहीं वो करता है, वो अपने हिसाब से उसको बदलता है, और उसको बदलने का हक है। क्योंकि साहित्य में विवरणों में आप बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, लेकिन सिनेमा में तो उसको दिखाना पड़ता है, कैमरे के सामने उसको घटित होना पड़ता है। इसलिए ये दोनों का फर्क है। और इसमें अभी भी बहुत सारे लोग, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी सिनेमा में बहुत उस तरह की उत्कृष्ट फिल्में जितनी बड़ी मात्रा में बननी चाहिए साहित्य पर, वो नहीं बनी। ये बहुत सुंदर उदाहरण सर आपने दिया और बहुत अच्छे से समझाया इस बात को। जो दुनिया में घटनाक्रम हुए उसका भी बड़ा असर पड़ा, साहित्य पर तो पड़ा ही, कला की हर कलात्मक अभिव्यक्ति की हर विधा पर पड़ा उसका असर। तो इस सिनेमा के बारे में जब बात हो रही है तो इसको जान लेना ज़रूरी है जो भी सुन रहे हैं। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस वक्त इटली में सिनेमा बहुत पॉपुलर था, और वहाँ जैसे आज हमारे यहाँ फिल्म स्टूडियोज़ होते हैं, वहाँ का सबसे फेमस फिल्म स्टूडियो, वो वर्ल्ड फेमस था, वो सिनेसिटा। सिनेसिटा पर बम गिर गया और वो ध्वस्त हो गया, उसके बहुत सारे पोर्शंस ध्वस्त हो गए। तो सिनेसिटा जब ध्वस्त हो गया तो उस समय के फिल्म मेकर्स के सामने एक परेशानी आई कि फिल्मों को शूट कहाँ करें, स्टूडियो तो खत्म हो गया था। तो उस समय के जो बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स थे, देसी का, फेलिनी, रोसलिनी, ऐसे लोग सड़कों पर कैमरे लेकर निकल गए और उस लाइव चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया। और एक बड़ी अच्छी फिल्म जो उस दौर में बहुत फेमस हुई, द बाइसाइकिल थीफ, जो कि देसी का द्वारा निर्देशित थी, बहुत चली। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि ये इटालियन नव यथार्थवाद या इटालियन नियो क्लासिसिज्म के नाम से जाना जाता है, नियो रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। इटालियन नियो रियलिज्म का इतना असर था कि 1950 के दशक के ख़त्म होते होते तक भारतीय फिल्मकारों पर इसका ज़बरदस्त असर रहा। चाहे वो सत्यजीत रे हो, मृणाल सेन हो, ऋत्विक घटक हो, राज कपूर साहब हो, जितने लोगों ने फिल्में बनाई, बिमल रॉय हो, बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन, या फिर और राज कपूर साहब ने तो डायरेक्ट एडेप्टेशन ही कर लिया। जैसे देसिका की एक बहुत मशहूर फिल्म थी शूशिया, जिसका, या शूशाइन, जिसका बूट पॉलिश नाम से अनुकरण करके सीधा सीधा उतार दिया था राज कपूर ने, बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। तो इस तरीके से देखिए कि घटनाक्रम द्वितीय विश्व युद्ध का था। एक फिल्म स्टूडियो टूटता है, डायरेक्टर्स अपने कैमरा को लेकर सड़क पर निकलते हैं, चीज़ों को कैप्चर करना शुरू करते हैं, और उसका असर अभी अनुराग कश्यप का जिक्र हुआ। अनुराग कश्यप के भी हाल में एक फिल्म आई थी जिसका कि बड़ा हाइप हुआ, और सच में मनोज वाजपेयी ने शानदार एक्टिंग भी की थी। संवाद को छोड़ दें एक तरफ, तो गैंग्स ऑफ वसेपुर। गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपने देखा होगा, जिन्होंने देखा है, कि एक सीन है जहाँ पर एक लोहा बना रहा है, और पूछा उससे कि इससे कट्टा बना दोगे, तो उसने कहा कि इससे नहीं बनेगा, फट के फ्लावर हो जाएगा। बड़ा सिंपल, क्योंकि जब उससे ये संवाद बुलवाया जा रहा था तो उसको नहीं पता था कि ये शूट भी किया जा रहा है। ये रियलिज्म है, नियो रियलिज्म है। तो अनुराग कश्यप ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, बहुत दूर तक, यहाँ तक भी किया है, और भी कई फिल्मकार कर रहे होंगे। सत्यजीत रे की बात करें, उन पर तो बहुत असर था। सर ने अपू ट्रायोलॉजी की बात की। एक कोलकाता ट्रायो भी सर बहुत देखने लायक चीज़ है, सीमाबद्ध, प्रतिद्वंदी और जन अरण्य। ये 3 फिल्में जिनको कि कोलकाता ट्रायो कहते हैं सत्यजीत रे की पूरी कृति में। तो सत्यजीत रे ने कोलकाता जैसे शहर पर आधारित, उनको कोई मतलब नहीं था कि मतलब बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है। और सोचिए कि 50-60 का दशक चल रहा था, फिल्में रंगीन हो रही थी, लेकिन बहुत बाद तक सत्यजीत रे ने ब्लैक एंड व्हाइट को ही मीडियम रखा। उनकी ये तीनों ट्रायो जो है, कोलकाता ट्रायो ब्लैक एंड व्हाइट है, और इसमें मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, उनका जो मेंटल टसल है, उसको बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है।
और ये बड़ी अच्छी बात है। और देखिए कि ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है सत्यजीत रे का, और मार्टिन स्कॉर्सीज की बड़ी अच्छी एक उनका बड़ा अच्छा एक लेख अभी हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा भी था, आप पढ़ें उसको ज़रूर। मार्टिन स्कॉर्सीज जो कि फिल्म संरक्षण के पुरोधा माने जाते हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि हमारे यहाँ फिल्में बहुत फिल्म संरक्षण को लेके बहुत काम नहीं हुआ है हमारे देश में। साउथ में केरला में 1-2 लोग हुए थे, और अब तो शायद कुछ कुछ हो भी रहा है, उसके बारे में विशेष सर बताएंगे। तो साहित्य जो है जिसका अडेप्टेशन अगर हुआ भी हो पहले कभी किसी पौराणिक कथा पे या किसी और कथा पे, तो संरक्षित नहीं है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे दूं, फिर मैं सर को माइक हैंड ओवर करूंगा कि जब पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी 1913 में, और उसके बाद 1920 आते आते लगभग 1,500 फिल्में बनी जो स्टिल थी, साइलेंट थी, और वो माइथोलॉजी से रिलेटेड थी, लेकिन उनमें से मैक्सिमम 200 से 300 संरक्षित हैं और सुरक्षित हैं हमारे पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, इधर भी ध्यान जाना चाहिए। आप पर चर्चा हो रही है तो इन जगहों पर भी थोड़ा घूमते फिरते चले हम लोग। सर आपसे सुनेंगे। आपने सत्यजीत रे की उस फिल्म का नाम लिया, अरंडेर दिन रात। एक और फिल्म है जिक्र करना है,